नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी जीवन राग। दोस्तों, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका हैं। उनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावी है, जो पाठक को भीतर तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं। जैसे ही फोन की रिंग बजी, हालांकि गाना उसकी पसंद का था। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, लेकिन कानों में चुभ रहा था। मन अच्छा ना हो तो क्या गाना और क्या खाना। फोन उठाया तो विनोद थे। डार्लिंग, होम मिनिस्टर ने मीटिंग रखी है, कल आना पॉसिबल नहीं है, अब अगले संडे तक ही आ पाऊंगा, कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नई बात नहीं। सीनियर आईएएस अधिकारी आज यहाँ तो कल वहाँ। वह खुद भी महिला बाल विकास अधिकारी, तो ऐसा तो कम ही होता है कि साथ में वक्त गुजरता हो। शादी हुई तो सबको रश्क हुआ था, वह खुद भी तो अपनी किस्मत पर इठला उठी थी। सुदर्शन, सौम्य, विनोद और वो दोनों पहली नजर में एक दूजे को भा गए थे। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, धन वैभव, सुख समृद्धि, क्या सुख था जो उन्हें नहीं मिला। कुछ साल रोमांच में गुजरे। समय कम होने पर भी एक दूजे का साथ नई ऊर्जा से भर जाता था। 2 बच्चे हुए तो मानो दुनिया पूरी हुई। लेकिन बच्चों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। बड़ी सरकारी नौकरी के सुख सबको दिखते, लेकिन दिक्कतें उसे ही पता होती है जो नौकरी कर रहा होता है। महिला बाल विकास अधिकारी दूसरी महिलाओं व बच्चों की समस्या सुलझाती, लेकिन उसकी जिंदगी की उलझनें, अपने बच्चों की समस्या किस विभाग में सुलझाए। बच्चों की परवरिश हारी बीमारी में भी जब वह किसी दूर दराज इलाके में होती तो तड़प कर रह जाती। विनोद भी उसकी उलझन समझ रहे थे। कई बार नौकरी छोड़ने का मन हुआ, लेकिन भविष्य और इतनी बड़ी नौकरी छूटती कहाँ है। फिर तय हुआ बच्चे बोर्डिंग में, अब हर 15 दिन में मिलने चले जाते। हर 2-3 साल में स्थानांतरण, नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां। हफ्ते भर के टूर के बाद आज घर लौट रही थी। सोचा विनोद भी लौट रहे हैं, लेकिन घर घर कहाँ है, सराय है। रात गुजारो, अगले दिन फिर यायावर की तरह चल दो नए पड़ाव पर। शाम हो गई। बड़े शौक से बैंगन की सब्जी, कड़ी और मक्की की रोटी बनवाई तो खानसामा आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। खाने बैठी तो टेबल पर बड़ी नफासत से महंगी क्रॉकरी में सजा खाना। जब खाना शुरू किया तो बेमन से एक रोटी ही खा पाई। यह कहते हुए उठ गईं, आजकल चीजों में स्वाद ही नहीं रह गया। विदेशी दौरे, होटल, पार्टी, हर महंगी से महंगी चीज सोचे तो हाजिर, लेकिन कहीं मन नहीं ठहरता। सब कुछ फीका ही लगता है। तभी कनिष्ठ अधिकारी का फोन आया। मैडम, झाबुआ जिले के टूर का क्या करना है? कल ही चलेंगे, उसने कहा। विनोद भी नहीं आ रहे हैं, यहां रहकर क्या करूंगी, सोचते हुए कहा। अगली सुबह शहर पीछे छूट गया और पहुंच गई एक गांव में, जहां से महिला बाल विकास की कुछ योजनाओं को वहां के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समझाना था। रेस्ट हाउस में पहुंची तो चाय तैयार थी। चाय का एक घुट लिया ही था कि लगा अमृत होठों से लग गया है। चाय किसने बनाई है? उन्होंने पूछा। सुपरवाइजर ने डांट कर बुलाया। धापुड़ी, ओ धापुड़ी। डरते डरते एक सावली से लाल रंग के छीट का घाघरा चोली और पंचरंगी ओढ़नी ओढ़े एक 20-25 साल की महिला ने प्रवेश किया। उसके सावले रंग की चमक, आंखों में लगा काजल, आंखों के किनारों और ठोड़ी पर हरे गुदने के निशान, माथे का बौर और चांदी की हसली, पैरों के कड़े, कमर में कंदोरा, एक हाथ से पकड़े घूंघट को दांतों में दबा, भय से विस्फारित नेत्रों से वो उसे देख रही थी। आदिवासी खाटी सौंदर्य, ऐसी मासूमियत तो दुर्लभ है। स्मार्टनेस के नाम पर आजकल चेहरों से निश्चलता और मासूमियत खो गई है। बाई साहब, दूर से आवेरी सोच्यो, खाली दूध री चाय पवाड़ दें। एका सारू। भय मिश्रित हंसी हंस वह बोली। ओह, जैसे बिजली चमक गई हो और एक साथ कई सितार बज उठे हो।
क्या सांवले लोगों के दांत ही इतने चमकदार होते हैं? और आवाज की खनक बनावट से दूर असली आत्मीयता से भरी हुई। गौर से देखा, वह हंस पड़ी। नहीं नहीं, डरो नहीं, बहुत अच्छी चाय है, सालों बाद स्वाद मिला ऐसा। वह अंदर जाने लगी। शरीर की गठन देख मन में आया, विधाता ने कौन सी छैनी हथौड़ी से गढ़ा है ऐसा नैसर्गिक सौंदर्य। कौन से जिम में मिलती होगी ऐसी काया। दिन भर आसपास के इलाकों में कामकाज निपटाने के बाद रात को खाने का मन नहीं था। नहाकर सोना चाहती थी। धापुड़ी ने गर्मा गर्म दूध का ग्लास उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसे बैठने का बोल वह उठ बैठी। यहाँ कब से हो? 2 साल से भाई साहब, वह मुस्कुराती हुई बोली। फिर बिजली चमकी। वह मंत्रमुग्ध सी उसे देखने लगी। फिर अचानक उसे बोला, जाओ। वह चली गई। ठंड के दिन थे, अंधेरा जल्दी हो जाता है। कागज देखते देखते उसे नींद लग गई। रात दूर से अचानक कई स्त्रियों के लोकगीत गाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर उठ गार्ड को आवाज लगाई। यह आवाज कैसी है? मैडम, आदिवासी लोग रात को लोकगीत गाते हैं। क्यों, कोई त्योहार है क्या? नहीं मैडम, रोज रात को इकट्ठे होकर गीत गाते हैं, आग जलाकर उसके आसपास, कैंप फायर जैसे। बोलते बोलते उसके चेहरे पर अपने ज्ञानी होने का भ्रम पसर गया। बहुत दिनों बाद एकाएक मुस्कान चेहरे पर आ गई। उसने ओवरकोट डाला और बाहर निकल पड़ी। गार्ड भी उसके साथ हो लिया। रेस्ट हाउस से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा, आदिवासी झोपड़ियां बनी थीं। औरतें आग के पास बैठी लोग गीत गा रही थीं और बीच बीच में उठकर नाच भी रही थीं। उसे देख सबके चेहरों पर एक मुस्कान फैल गई। निसंकोच बेफिक्र अलमस्त आदिवासी लड़कियां सधे स्वर में लोकगीत पर झूम रही थीं। ढोल, मादल और पीतल की थाली से उठती ध्वनि और एक लय में उनका नृत्य मानो संसार ठहर गया हो। धापुड़ी भी उनमें एक थी। दौड़कर उसके पास आई और उसके केडर को भूल उसे हाथ पकड़ अपने बीच ले गई। वह भी उनके बेफिक्र आलम के बीच सब भूल नाचने लगी। पता चला इन महिलाओं के पति अपनी मजदूरी के लिए बाहर हैं और बच्चे आदिवासी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। उनके हंसते खिलखिलाते उन्मुक्त चेहरों में जीवन दर्शन छलक रहा था। कोई अवसाद नहीं, हर घटना, हर मजबूरी को जीवन का एक सत्यमान सहजता से जी लेने का अदम्य उत्साह। नाचते गाते धापुड़ी से पूछा, अकेली अच्छा लग जाता है? हंसते हुए बोली तो गुदी हुई ठोड़ी में गड्ढा पड़ गया। काय अकेली, सगरा मनक तो है ने, कोई खेत बावड़ी नहीं हमार पास, तो महार आदमी गईल मजूरी वास्ते। पोरिया पोरी के परन के भेजो, अब बाई जी कछु पान का लानी, कछु तो छोड़नो पड़ीस। सितार फिर बज उठा। ओह, कितना बड़ा दर्शन समझा गई है लड़की। हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आकाश छूना भी, लेकिन उस आकाश को छूने में कुछ तो छूटेगा ही। सब कुछ एक साथ कैसे सधेगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितनी अच्छी बात कह दी। जानती तो वह भी थी, लेकिन इस गवई अनपढ़ महिला के मुंह से सुन उसे लगा कि कितनी स्पष्ट है इसकी सोच। इसलिए दुखी नहीं है। कैसे संपर है उसका जीवन राग, क्योंकि एक के पास होने पर दूजे के लिए व्याकुल नहीं है। यहाँ तो यह हाल है कि बच्चों, पति के साथ रहो तो ऑफिस और तमाम तरह की चिंता घेरे रहती है। ऑफिस में रहो तो बच्चे, पति के साथ के लिए भी सुरती। जमाने के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, तो इस जीवन राग को साधना पड़ेगा। जब जहां है वहीं होना सिखा दिया इस लड़की ने। सब पूरा पूरा नहीं मिलता, तो जितना मिलता है उसे ही पूरा पूरा जी लो। वाह, क्या दर्शन है। वह खिलखिला उठी। उसने पचरंगी चुनर की तरफ देखा तो ललाते चेहरे से धापुड़ी बोली, पोरिया का बापू लाए दईस। फिर एक थाली में गरम गरम दाल, पानी और ताजे लहसुन की चटनी परोस उसकी ओर बढ़ा दी और बोली, कड़कनाथ खाइस। वो क्या होता है? उसने पूछा तो गार्ड बोल पड़ा, झाबुआ जिले का स्पेशल प्रजाति का मुर्गा, यहाँ बड़ा फेमस है मैडम। नहीं नहीं, मैं नॉनवेज नहीं लेती। बोल थाली की तरफ देखा। खाने की खुशबू से भूख भड़क उठी। क्या स्वाद था। अचानक उसे लगा, स्वाद वस्तुओं में कहाँ होता है, स्वाद तो हमारे अंदर ही है,
अंदर जब कुछ मरने लगता है तो बाहर के सारे स्वाद बेस्वाद हो जाते हैं। छक कर खाया मानो कब से भूखी हो। सबसे विदा ले लौट पड़ी। रास्ते से ही विनोद को फोन कर बच्चों को वीकेंड पर लेते आने को कहा, अब पूरा पूरा जीने के लिए। रेस्ट हाउस तक गाने की स्पष्ट आवाज आ रही थी। आश्चर्य हुआ इतनी दूर से आवाज यहाँ तक। मन के वैज्ञानिक ने जवाब दिया, रात में माध्यम के विरल होने पर ध्वनि दूर तक पहुंचती है। अचानक मन का दार्शनिक बोल उठा, जीवन का राग भी इतना ही सुंदर है और बेहद करीब, लेकिन इच्छाओं ने, अवसादों ने, महत्वाकांक्षाओं ने, चिंताओं ने माध्यम सघन कर दिया है। इसलिए हम उस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। सर को झटका दे। जीवन संगीत सुनो, गुनगुनाती वह अंदर दाखिल हो गई। महीनों बाद उसे अपने अंदर की सघनता विरल होती महसूस हुई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी जीवन राग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।